Hello friends, class 8th. Once again I am here. Today I am teaching you the video second of the chapter Industries. Here I told you about कि what जो फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे हैं जो किसी जगह पर इंडस्ट्री को लोकलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी माने जाते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल है, लेबर है, ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर सप्लाई है, मार्केट है। ये चीज़ें किसी जगह पर इंडस्ट्री को लोकलाइज करने के लिए ज़रूरी है। पोर्ट फैसिलिटी हो तो ज़्यादा अच्छा है। जमशेदपुर की अगर हम बात करें, बिफोर 1947 तक देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट। केवल एक ही आयरन और स्टील प्लांट हुआ करता था देश में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इट वाज प्राइवेटली ओन। ये एक प्राइवेट पर्सनस के द्वारा ओन किया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप सेवरल आयरन। कई सारे कदम उठाए गवर्नमेंट ने और कई सारे आयरन एंड स्टील प्लांट खोले गए। टिस्को जो था वो स्टार्ट किया गया 1907 में साकची नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर स्वर्णरेखा एंड करकाई। जो स्वर्णरेखा और करकाई नदी का संगम है, उस नदी के संगम के किनारे पर साकची में टिस्को 1907 में खोला गया। लेटस ऑन साकची वॉज रीनेम। उसके बाद जो साकची है उसका नाम जमशेदपुर कर दिया गया। जोग्राफिकली अगर हम देखें, भौगोलिक रूप से जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर्स माना जाता है। देश में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस माना जाता है। इसी तरह से अगर हम लोकेशन देखें आयरन और स्टील इंडस्ट्री की, साकची वॉज चूजन टू सेट अप द स्टील प्लांट। जो साकची है वो स्टील प्लांट के लिए चूज किया गया था फॉर सेवरल रीजन, कई कारणों से। दिस प्लेस वॉज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमती स्टेशन। जो ये प्लेस था केवल 32 किलोमीटर ही दूर था कालीमती स्टेशन से, वेस्ट बंगाल नागपुर रेलवे लाइन्स पर। एट एज वेल एज द कोलकाता विच प्रोवाइडेड ए लार्ज मार्केट। कोलकाता में एक लार्ज मार्केट जो था टिस्को गेट कोल। जो टिस्को खोला गया था 1907 में साकची और स्वर्णरेखा नदी के संगम पे, जिसको बाद में जमशेदपुर नाम रखा गया था। तो इसमें टिस्को में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को जो कोयला मिलता था वो झारिया से मिलता था, क्योंकि किसी भी जगह पर अगर हमें इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है तो रॉ मटेरियल बहुत ज़रूरी चाहिए हमें। तो इसके लिए जो कोल है वो झारखंड से अवेलेबल था। एंड आयरन ओर की बात करें और लाइमस्टोन और डोलोमाइट और मैग्नीज की, वो उड़ीसा से आसानी से अवेलेबल था और छत्तीसगढ़ से। द खरकाई एंड द स्वर्णरेखा जो नदियाँ थी, उनमें से इन नदियों से काफ़ी सफिशिएंट मात्रा में वाटर की सप्लाई हो जाती थी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइडेड एडुकेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। जो गवर्नमेंट्स था उसने क्या किया, एडुकेट पर्याप्त मात्रा में कैपिटल प्रोवाइड करी इसके विकास के लिए, क्योंकि कैपिटल का किसी भी जगह पे इंडस्ट्री लोकलाइज करने के लिए, इंडस्ट्री को लोकलाइज करने के लिए रॉ मटेरियल्स, लेबर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ कैपिटल का होना भी ज़रूरी है। इन जमशेदपुर में अगर हम देखें, सेवरल अदर इंडस्ट्रियल जो प्लांट्स हैं वो सेटअप किए गए टिस्को के बाद से। दे प्रोड्यूस केमिकल, लोकोमोटिव्स, पार्ट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट्स, केबल एंड वायर। तो इनमें ये प्रोड्यूस करने लगे केमिकल, लोकोमोटिव्स को और पार्ट्स को, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स थे, उसमें मशीनरियाँ थी, टिन प्लेट्स थे और केबल और वायर थे। डेवलपमेंट अगर हम देखें आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की, ओपन द डोर बल। ये एक डोर ओपन हुआ जो तेज़ी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था इंडिया में। Almost all the sector of Indian industry depend heavily on the iron and steel industry for their basis. Almost क्या था, जो सेक्टर्स थे ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के डिपेंड
हैविली ऑन आयरन और स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंड थे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंडियन आयरन और स्टील इंडस्ट्रियाँ जो वहाँ पे थी कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, इसमें बहुत ज़्यादा स्टील प्लांट्स थे एज वेल एज मिनी भी प्लांट्स, मिनी स्टील प्लांट्स भी थे वहाँ पे। इट्स इंक्लूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, रोलिंग मिल्स जो थी और एनक्लेरी इंडस्ट्रीज थी। अगर हम पिट्सबर्ग की बात करते हैं इंडिया में भी भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है जमशेदपुर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, जहाँ पर्याप्त मात्रा में लोहा अवेलेबल है। स्टील इंडस्ट्री की अगर हम बात करें पिट्सबर्ग में इंजॉय लोकेशनल एडवांटेजेज है इसके। सम ऑफ द जो रॉ मटेरियल्स है सच है जैसे कि कोयला है वो अवेलेबल होता है लोकली में, वाइल द आयरन ओर जो है कमेस फ्रॉम द आयरन माइंस एट द मिनीसोटा। अबाउट 1500 किलोमीटर्स दूर है ये पिट्सबर्ग से। बिटवीन दीज माइंस में एंड पिट्सबर्ग इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट रूट, ये वर्ल्ड का एक बेस्ट रूट माना जाता है। शिपिंग की फैसिलिटीज़ भी हैं यहाँ पे, शिप्स के द्वारा हम आसानी से क्या करते हैं रॉ मटेरियल को दूसरी जगह पे पहुँचा सकते हैं। इफ़ द वर्ल्ड बेस्ट रूट फॉर शिपिंग और चीफली द फेमस ग्रेट लेक वाटरवे, ट्रेन्स जो कैरी करती हैं और को फ्रॉम द ग्रेट लेक से टू पिट्सबर्ग एरिया तक, द ओहियो और मोनोगेलिया एंड एलिगेंसी रिवर जो है वो पर्याप्त मात्रा में इन इंडस्ट्रीज़ को पानी की सप्लाई करती हैं। पिट्सबर्ग एरिया में कई सारी फैक्ट्रियाँ भी इस्टेब्लिश हैं अदर दैन द स्टील मिल के मुकाबले में। दीज यूज स्टील एज देयर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के रूप में स्टील को यूज करते हैं टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इसमें, सच एज रेल रोड इक्विपमेंट्स हैं और हैवी मशीनरी और रेल्स अवेलेबल हैं। इन द सेम वे इफ यू टॉक अबाउट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दैट वेविंग क्लोथ्स जो है हाथ से बने कपड़े फ्रॉम यार्न से इन एन एंशियन आर्ट माना जाता है, प्राचीन आर्ट है ये, एंशियन पीरियड से करते आ रहे हैं। कॉटन है, वुल है, सिल्क है, जूट है, फ्लैक्स है बिन यूज, कपड़े बनाने के लिए इन चीज़ों का यूज किया जाता है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है रॉ मटेरियल के बेसिस पर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं। फाइबर आर द रॉ मटेरियल, जो फाइबर है जैसे जूट है, कॉटन है, सिल्क है, इनको फाइबर बोला जाता है, रेशे वाले रॉ मटेरियल्स हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं और टेक्सटाइल कपड़े बनाए जाते हैं। नेचुरल फाइबर हैं सही, जो प्राकृतिक फाइबर है रेशे देने वाले जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, वूल जैसे ऊन है, सिल्क है, रेशम है, कॉटन है, लिनन है एंड जूट है। मैनमेड फाइबर में आप क्या आते हैं इंक्लूड नाइलॉन आता है, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन आते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री मानी जाती है संसार में सबसे पुरानी, टिल द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द 18th सेंचुरी, जब तक कि एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आया 18th सेंचुरी में कॉटन क्लोथ जो थे वॉज मेड, ये यूज किए जाते थे यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक के लिए एंड लूम्स के लिए। और 18th सेंचुरी में जो पावर लूम्स थे फैसिलिटेड डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल को डेवलप किया गया इंडस्ट्री को, फर्स्ट इन ब्रिटेन में एंड लेटर इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए आर द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। आज की डेट में जो चाइना है, जापान है, यूएसए है, वो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर माने जाते हैं कॉटन टेक्सटाइल के लिए। इंडिया हैज़ ए ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल। इंडिया में अगर हम देखें यहाँ का एक शानदार ट्रेडिशन रहा है कि यहाँ एक्सीलेंट क्वालिटी के कॉटन टेक्सटाइल अवेलेबल है। इवन जब ब्रिटिश यहाँ पे ब्रिटेन का राज था उस समय भी यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के कॉटन प्रोड्यूस किए जाते थे जिनकी ब्रिटेन में काफ़ी डिमांड थी। तो यहाँ से जो कॉटन था अच्छी क्वालिटी का वो ब्रिटेन भेजा जाता था और वहाँ पर क्लोथ मैन्युफैक्चर करके दोबारा से यहीं को एक्सपोर्ट कर दिया जाता था इंग्लैंड से।
और यहाँ पर चूँकि जो कॉटन टेक्सटाइल था अच्छी क्वालिटी का था, तो ब्रिटेन से सस्ते कपड़े अवेलेबल होते थे और मशीनरी में कपड़े तैयार होते थे, तो वो उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो कम था, इसलिए वो लोगों को सस्ते कपड़े अवेलेबल हो जाते थे। बिफोर द ब्रिटिश रूल में इंडिया में हमने देखा हैंड स्पून और हैंड वूवन जो क्लोथ्स थे ऑलरेडी हैड अ वाइड मार्केट, और उनका जो यहाँ से बने हुए हैंडलूम कपड़े भी थे और अच्छी क्वालिटी के कॉटन से उनकी काफ़ी डिमांड थी, बहुत बड़ा बाजार था उनका। मुस्लिम जो थे ढाका के, चिंज ऑफ मुसलीपट्टनम के चिंज और कैलिकोज ऑफ कालीकट एंड गोल्ड ड्राफ्ट जो अगर हम बात करें कॉटन और बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा वेर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी, अपनी क्वालिटी के लिए पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं क्वालिटी और डिज़ाइन के लिए। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वूमन, लेकिन जो प्रोडक्शन था हैंड वूमन कॉटन टेक्सटाइल का, हाथ से बने हुए कपड़ों का, बेसिकली कॉटन तो अच्छी क्वालिटी का था, मार्केट भी बहुत बड़ा था, लेकिन जो कॉटन टेक्सटाइल थे वुमेन हाथ से बने हुए काफ़ी महंगे होते थे और इनमें काफ़ी महंगे होने के साथ साथ टाइम काफ़ी कंज्यूम होता था। ट्रेडिशनल जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस, तो ट्रेडिशनल जो हैंडलूम क्लोथ्स थे, हाथ से बने हुए कपड़े जो ट्रेडिशनल थे, एक्सपेंसिव ज़्यादा थे, टाइम ज़्यादा लेते थे, तो कंपटीशन नहीं कर पाए किसके साथ। न्यू जो टेक्सटाइल मिलें आई ब्रिटेन में, जहाँ मिलों से कपड़े तैयार होते थे जो एक्सपेंसिव भी नहीं थे, चीप थे, सस्ते थे और जल्दी तैयार हो जाते थे इन कंपेरिजन टू हैंडलूम क्लोथ, क्योंकि हैंडलूम क्लोथ को कंपटीशन फेस नहीं कर पाए, काफ़ी महंगे थे ये कपड़े और टाइम भी ज़्यादा लेते थे, लंबा समय लगता था इनको तैयार करने में और महंगे भी थे। इस तरह से ब्रिटेन के हैंडलूम मिलों का कंपटीशन नहीं कर पाने के कारण, जो कि चीप सस्ते थे ब्रिटेन के हैंडलूम क्लोथ्स और अच्छी क्वालिटी के थे फैब्रिक, दो मैकेनाइज इंडस्ट्रियल यूनिट। फर्स्ट सक्सेसफुल अगर हम मैकेनाइज टेक्सटाइल मिल की बात करें, वो था इस्टेब्लिश, मुंबई में इस्टेब्लिश हुआ था, पहली जो मशीन की टेक्सटाइल मिल यहाँ पे लगी थी मुंबई में 1854 में। द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट जो था ए पोर्ट फ्रॉम इम्पोर्टिंग मशीनरी, जो मशीनें थी वो पोर्ट से इंपोर्ट की जाती थी। अवेलेबिलिटी और रॉ मटेरियल अवेलेबल देखा जाता था कि रॉ मटेरियल अवेलेबल है नहीं है, एंड स्किल्ड लेबर देखे जाते थे। रिजल्ट इन रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री इन द रीजन, और इसका रैपिड एक्सपेंशन देखा जाता था कि उस एरिया में कितना ज़्यादा उसका एक्सपेंशन विस्तार हो रहा है। इनिशियली आने वाले दिनों में समय में द इंडस्ट्री फ्लोरिश, जो इंडस्ट्री है फ्लोरिश तेजी से फलने लगी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात में। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि महाराष्ट्र में जो टेक्सटाइल मिल के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था कॉटन, वो आसानी से प्रोड्यूस हो जाता था, क्लाइमेट वहाँ की अच्छी थी, लेबर वहाँ आसानी से अवेलेबल हुआ करते थे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ थी रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक पहुँचाने के लिए। टुडे आज हम देखते हैं जिस तरह की ह्यूमिडिटी हमें महाराष्ट्र और गुजरात में मिलती है, वैसी हम आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी रॉ कॉटन्स को प्रोड्यूस करने के लिए कहीं पर भी हम कर लेते हैं, बना लेते हैं वैसी ह्यूमिडिटी वाला आर्टिफिशियल क्लाइमेट जो प्योर है, नॉट वेट लूजिंग, जिससे कि रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो जाता है इंडस्ट्री। और इस तरीके से आर्टिफिशियल क्लाइमेट डेवलप करने से, ऐसी ह्यूमिडिटी डेवलप करने से हम महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा भी कई अदर जगहों पर कॉटन को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जिससे अदर एरियाज में भी कॉटन टेक्सटाइल मिले हैं भारत में इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। आज हम देखते हैं कोयम्बटूर है जो साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कहलाता है तमिलनाडु में, कानपुर है वो नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कहलाता है, चेन्नई है, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुदुचेरी एंड पानीपत में इम्पॉर्टेंट सेंटर हैं टेक्सटाइल के, क्योंकि अब हम वहाँ पर भी रॉ मटेरियल के रूप में जो कॉटन है उसको प्रोड्यूस कर पाते हैं आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी क्लाइमेट डेवलप करके।
अहमदाबाद की अगर हम बात करें, वी नो दैट नाउ डेज अहमदाबाद इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर द टेक्सटाइल मिल। हियर इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात, गुजरात में लोकेटेड है, ऑन द बैंक ऑफ स्वर्णवती रिवर के किनारे। द फर्स्ट मिल जो थी इस्टेब्लिश हुई थी 1859 में साबरमती नदी के किनारे। इट सून बिकेम सेकेंड लार्जेस्ट, जल्दी ये सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन गया इंडिया का, मुंबई के बाद। अहमदाबाद व देयर फोर, इसलिए अहमदाबाद को आज की डेट में हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। मैनचेस्टर का संज्ञा दिया हमने इसे। फेवरेबली लोकेशंस जो है इसके फैक्टर्स हम देखते हैं रिस्पॉन्सिबल एंड डेवलपमेंट के लिए। आखिर क्यों हम इसको एक मैनचेस्टर कहते हैं? जो इंग्लैंड में है मैनचेस्टर, जहाँ बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल मिले हैं, तो उसी को नाम को हम अहमदाबाद में इतने ज़्यादा टेक्सटाइल मिले हो गए कि वो मैनचेस्टर ही कहलाता है भारत का। फेवरेबल बहुत सारे लोकेशन फैक्टर्स हैं जिसके लिए वहाँ इतनी तेज़ी से वहाँ का डेवलपमेंट हुआ है। अहमदाबाद का टेक्सटाइल मिले वहाँ इस्टेब्लिश हुई हैं। एक तो कॉटन वहाँ रॉ मटेरियल के रूप में अवेलेबल हो जाता है, चीफ लेबर अवेलेबल हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, कैपिटल अरेंज हो जाते हैं। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो आसानी से टेक्सटाइल मिलों को रन करते हैं। अहमदाबाद सिचुएटेड वेरी क्लोज, अहमदाबाद है वो उन जगहों से काफ़ी नज़दीक है जहाँ पर कॉटन ग्रोइंग एरियाज हैं, जहाँ पर कॉटन उगाए जाते हैं। दिस इंश्योर easy availability of raw materials. The climate is ideal for spinning and weaving. जो क्लाइमेट है वो काफ़ी आइडियल मानी जाती है स्पिनिंग के लिए और वीविंग के लिए। फ्लैट्स तराइंस जो हैं और ईस्टर्न ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, और लैंड भी आसानी से अवेलेबल हो जाता है फॉर इस्टेब्लिशिंग द मिल को इस्टेब्लिश करने के लिए। काफ़ी मिले वहाँ इसी कारण से इस्टेब्लिश हैं क्योंकि उन एरियाज से जहाँ पर कॉटन ग्रोइंग एरियाज हैं वो एरिया ज़्यादा खार नहीं है, लेबर अवेलेबल हो जाते हैं, क्लाइमेट अच्छी है वहाँ पर। डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स जो हम देखते हैं अब गुजरात और महाराष्ट्र के प्रोवाइड बोथ स्किल्ड और सेमी स्किल्ड हम देखते हैं, जो कुशल है और सेमी स्किल्ड लेबर जो यहाँ पर आसानी से अवेलेबल है महाराष्ट्र और गुजरात से। वेल डेवलप्ड रोड है, रोड आसानी से डेवलप्ड है, और रेलवे नेटवर्क हैं। ईजी ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है टेक्सटाइल के टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज के लिए, दस प्रोवाइडिंग ईजी एक्सेस टू मार्केट। मुंबई पोर्ट नियर बाई फैसिलिटीज जो है, इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी की अगर हम बात करें एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल की अगर हम बात करें, आसानी से कॉटन टेक्सटाइल को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और बहुत सारी मशीनें की जिनकी हमें ज़रूरत है, मशीनों का यूज़ किया जाता है, तो उसको हम पोर्ट के द्वारा इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो हमने मैन्युफैक्चर कर दिया इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट फैसिलिटी के लिए पोर्ट फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है। बट इन द रिसेंट ईयर्स में अगर हम देखें, अहमदाबाद जो टेक्सटाइल मिल है हैज़ बीन हैविंग सम प्रॉब्लम्स, उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। सेवरल टेक्सटाइल जो मिलें हैं हैव क्लोज डाउन। अब क्या है, बहुत सारी मिलें जो हैं आज की डेट में हम देखते हैं वो बंद हो चुकी हैं। अब कारण क्या है कि क्यों वो बंद हो चुकी हैं? दिस इज़ प्राइमरली ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्स, क्योंकि उसकी जगह पर जो पुरानी टेक्सटाइल मिलें थी उनमें शायद ओल्ड मशीनों का यूज होता होगा, जो शायद ज़्यादा प्रोडक्शंस नहीं कर पा रही या जल्दी जिनसे काम नहीं होता है। एट द प्रेजेंट हम देख रहे कि न्यू इनोवेटिव मशीनें, नई टेक्नोलॉजीज आज आ गई हैं, आज कंप्यूटर का एज है, तो उस में हम देखते हैं कि जो नई मशीनें उनके जगह पर टेक्सटाइल सेंटर्स खुले हैं भारत में, एज वेल एज द नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीनें काफ़ी पुरानी है, अपग्रेडेशन हमने उनका नहीं किया है टेक्नोलॉजीज़ का मिलों में अहमदाबाद में, तो उनमें काफ़ी क्या है जंग लग चुका है, या जो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं देती, एफिशिएंसी उनकी ज़्यादा नहीं है काम करने की। तो नई मशीनों का ना होना, ओल्ड टेक्नोलॉजी का, ओल्ड मिल्स का होना एक कारण है कि हमारे यहाँ बहुत सारी जो मिलें हैं वो आज की डेट में बंद हो चुकी हैं। इसी तरह से अगर हम ओसाका को देखें, मैनचेस्टर ऑफ जापान कहलाता है, काफ़ी फेमस है, इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है जापान का, ऑल्सो नोन मैनचेस्टर ऑफ जापान के नाम से जाना जाता है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं डेवलप हुई है ओसाका में, इसके पीछे कई सारे सेवरल जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं
जोग्राफिकल फैक्टर्स हमें नज़र आते हैं। एक्सटेंसिव प्लान जो है ओसाका में इंश्योर दैट ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। जो ग्रोथ है कॉटन की वहाँ पर, जहाँ पर मिल्स इस्टेब्लिश हैं, वहाँ पर वार्म गर्म ह्यूमिड क्लाइमेट पाई जाती है, जिससे आसानी से कॉटन क्या करता है, ग्रो करता है। ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स के लिए क्लाइमेट आसानी से अवेलेबल है। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट इज वेल सूटेड टू स्पिनिंग, और आसानी से जो कपास का धागा है उसको स्पिनिंग करने के लिए, वेविंग करने के लिए अच्छी क्लाइमेट है, जिससे कपास का धागा टूटता नहीं है उस क्लाइमेट में, ह्यूमिड क्लाइमेट में। इसीलिए द रिवर योडो, यहाँ पर एक नदी है योडो, ये नदी सफिशिएंट क्या करती है, पानी अवेलेबल कराती है। इस मिल्स के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो पावर सप्लाई है, ट्रांसपोर्टेशन है, चीफ लेबर्स हैं, कैपिटल है। लेबर इज इजली अवेलेबल, आसानी से स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों अवेलेबल होते हैं। लोकेशन ऑफ पोर्ट, इसके अलावा अगर हम पोर्ट को देखें कि अगर हमें कोई मशीनरी इंपोर्ट करनी है या हमें जो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं उसको हमें एक्सपोर्ट करना है, तो उसे लोकेशन जो पोर्ट है वहाँ पर नज़दीक पोर्ट अवेलेबल है, फैसिलिटी। जैसे कि हम रॉ मटेरियल को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए तो हम आसानी से जापान के पोर्टों से उन रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड फॉर एक्सपोर्टिंग, और जो टेक्सटाइल सामान है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर हम देखें ओसाका की, वो डिपेंड करती है कम्प्लीटली अपन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स पर। जब हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्री से, टोटली जापान की जो मिलें हैं उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि वहाँ जितना कॉटन प्रोड्यूस होता है वो शायद सफिशिएंट नहीं होता है टेक्सटाइल मिलों के लिए। इसलिए अदर कंट्रीज से भी अच्छी क्वालिटी का कॉटन इंपोर्ट किया जाता है। कॉटन इज इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट से इंपोर्ट किया जाता है। इंडिया से तो अच्छी क्वालिटी का कॉटन एक्सपोर्ट किया जाता है जापान को, चाइना के द्वारा और यूएसए के द्वारा। फिनिश्ड जो प्रोडक्ट हैं, तैयार जो प्रोडक्ट होते हैं, मोस्ट एक्सपोर्टेड किया जाता है। वो हैड गुड मार्केट, अच्छा मार्केट अवेलेबल है ड्यू टू गुड क्वालिटी ऑफ लो, और अच्छी क्वालिटी के लो प्राइस अवेलेबल होने के कारण कॉटन के। दो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्स सिटीज माना जाता है कंट्रीज ऑफ लेट, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हैं ओसाका हैज़ बीन रिप्लेस बाय अदर इंडस्ट्रीज। जो ओसाका है अदर इंडस्ट्रीज के द्वारा रिप्लेस हुआ है, सच एज आयरन और स्टील मशीनरी के द्वारा एंड शिप बिल्डिंग्स के द्वारा। एंड ऑटो मोबाइल्स की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और सीमेंट की भी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इसी तरह से अगर हम देखें, हम जानते हैं कि आईटी सेक्टर आज के डेट में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इमर्जिंग सेक्टर माना जा रहा है और काफ़ी जॉब क्रिएट करता है, जॉब ओरिएंटेड है। इमेजिन कर सकते हैं हाउ कुड बी ए कंपनी इफ कंपनी कुड ऑपरेट 24 आवर, इफ कंपनी कुड ऑपरेट ऑन 24 आवर वर्क डे। कैसे ऑपरेट करेगी? अगर एक कंपनी 24 आवर्स काम करती है तो सम सॉफ्टवेयर कंपनी जो होती हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और बेंगलुरु में, इंडिया में, उन्होंने क्या किया है, जॉइन हैंड्स एक हो गए हैं तो अचीव दिस। देयर आर मैनी वेज, ऐसे कई सारे तरीके हैं इन विच द फॉर्म ऑफ शिफ्ट वर्क अक्रॉस ओशन, जिससे हम जो काम है उसको हम अदर कंट्रीज़ में अक्रॉस द कंट्री, यानी देश से बाहर भी क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की अगर हम बात करें, डैनी इन सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया और स्मिता इन बेंगलुरु आर वर्किंग ऑन ए जॉइंट प्रोडक्ट्स। वो क्या करते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। वाइल स्मिता इन बेंगलुरु स्लिप्स, डैनी को कैलिफोर्निया में है, इज वर्किंग द एंड्स ऑफ वर्क डे, ही सेंड्स अ मैसेज टू स्मिता को मैसेज करता है
अपडेटिंग इज प्रोग्रेस के लिए। व्हेन शी अराइव, जब वो बेंगलुरु में आती है एट वर्क इन बेंगलुरु, ए कपल ऑफ आवर्स लेटर शी नोटिस दैट ए मैसेज अवेट्स हर, उसका इंतजार कर रहा होता है एक मैसेज। शी गेट्स टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट स्ट्रेट अवे, और उसे उस प्रोजेक्ट में काम करना है। बाय द एंड ऑफ वर्क डे शी रिले द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स बैक टू कैलिफोर्निया, उसको अपने प्रयासों का जो परिणाम है उसको कैलिफोर्निया को बाद में रिले करना होता है। बाय द वे द कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर, वो कम्युनिकेट करते हैं और एक साथ काम करते हैं। इट इज एज इफ दे वर सिटिंग, वो ऐसे ही काम करते हैं जैसे कि वो एक साथ ऑफिस में बैठे हैं। तो इस तरह से वो ऑनलाइन वर्क करते हैं। आज हम देखते हैं कि ऑनलाइन बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन काम करती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, इंडस्ट्री डील इन द स्टोरेज, जो इंडस्ट्री है वो डील करती है स्टोरेज में, प्रोसेसिंग में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन में। टुडे दिस इंडस्ट्री हैज़ बिकम ग्लोबल, आज हम देखते हैं जो इंडस्ट्री है वो ग्लोबल हो चुकी है, वैश्विक हो चुकी है, यानी एक देश के बाहर भी इंडस्ट्रियां काम करती हैं हम देखते हैं। दिस इज ड्यू टू ए सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिकल, ये ऐसा कब हुआ है, जो टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिकल और सोशो इकोनॉमिक इवेंट्स हैं उसके द्वारा। द मेन फैक्टर गाइडिंग द लोकेशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, हम देखते हैं आसानी से ये रिसोर्स हैं अवेलेबल होते हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सुधार होता है। मेजर हब्स हम केंद्र देखते हैं जो आईटी इंडस्ट्रीज के, सिलिकॉन वैली है, कैलिफोर्निया है और बेंगलुरु है भारत में। बेंगलोर को अगर हम देखें, लोकेटेड है वो डेक्कन प्लेटोज में, फ्रॉम द वेयर इट गेट द नेम सिलिकॉन प्लेटो, जहाँ पर इसको इसका नाम मिलता है सिलिकॉन प्लेटो। द सिटी इज़ नोन फॉर इट्स माइल्ड क्लाइमेट के लिए जाना जाता है, पूरे साल भर यहाँ पर माइल्ड क्लाइमेट, अच्छा मॉडरेट क्लाइमेट होता है। और सिलिकॉन जो वैली है जो पार्ट ऑफ सांट्रा कैलरा वैली पर लोकेटेड है। नेक्स्ट रॉकी माउंटेन्स हैं जो नॉर्थ अमेरिका के उसके पास। द एरिया टेम्परेट क्लाइमेट विद द टेम्परेट रेयरली ड्रॉपिंग, हम देखते हैं बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाया जाता है यहाँ पर जो तापमान होता है। अगर हम लोकेशनल एडवांटेज देखें सिलिकॉन प्लेटो की, बेंगलोर, सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, डिस्कस ऑन नेक्स्ट पेज पर हम डिस्कस करेंगे। जो बेंगलोर हमारा इंडिया का है, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। यू में नोटिस कर सकते हैं सिमिलैरिटीज़ जो दोनों शहरों की है। देयर आर अदर इमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के जो काफ़ी तेज़ी से उभर रहे हैं। आप इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में इंडिया सच है, जैसे मुंबई है। बेंगलुरु एज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो बेंगलुरु है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है एंड आईटी कॉलेज इन इंडिया में। द सिटी वाज कंसिडर्ड डस्ट फ्री विद लो रेंट एंड लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। हम अगर बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो लार्जेस्ट नंबर है, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर, बड़े बड़े सेंटर्स हैं, आईटी कॉलेजेस हैं, और जो सिटी है बेंगलुरु वो डस्ट फ्री है, डस्ट नहीं है वहाँ पर, ज़्यादा धूल नहीं है, और जो कॉस्ट है लिविंग की वो काफ़ी लो है, किराया काफ़ी कम है वहाँ रहने का। द स्टेट गवर्नमेंट कर्नाटक की जो है आईटी पॉलिसी इन्होंने 1992 में अनाउंस की थी। द सिटी हैज़ द लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड, और इस शहर में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है स्किल्ड लोग हैं, अवेलेबल हैं, मैनेजर्स विथ वर्क एक्सपीरियंस, और जो मैनेजर्स हैं वहाँ पर काफ़ी उनको अनुभव रहता है काम का, स्किल्ड लोग हैं पाए जाते हैं वहाँ पर। और इसके अलावा कई सारी की जो फॉरेन कंपनियाँ हैं वो अपने जो सेंटर्स हैं वो क्या करती हैं, इन्हीं जगह पर बनाती हैं जहाँ पर आसानी से स्किल्ड लोग पाए जाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें लोकेशनल एडवांटेज की, सिलिकॉन प्लेटोज हैं बेंगलुरु क्लोज टू सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सेंटर इन द वर्ल्ड। वो क्या है, क्लोज हैं जो मोस्ट एडवांस साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स हैं संसार में।
और प्लेजेंट क्लाइमेट, इसके अलावा यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो काफ़ी सुहावनी क्लाइमेट पाई जाती है और एट्रैक्टिव और क्लीन साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है यहाँ का। प्लेंटी ऑफ स्पेसेज हैं, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ। फ्यूचर के एक्सपेंशन के लिए भी बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ को डेवलप किया जा सकता है। और जो लोकेशन है, जो लोकेटेड है, जो ये इंडस्ट्रियाँ लोकेटेड हैं वहाँ पर सड़कों से काफ़ी नज़दीक हैं और एयरपोर्टों से। गुड एक्सेस टू मार्केट, और नज़दीक में स्किल्ड लोग हैं और मार्केट अवेलेबल है, जिससे कि जो मैन्युफैक्चर गुड्स है आसानी से हम वहाँ पहुँचा सकते हैं। न्यू दिल्ली अगर हम देखें, हैदराबाद, चेन्नई, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मार्केट्स हैं, बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर स्किल्ड लोग हैं। अदर सिटी जैसे गुड़गांव है हरियाणा में, पुणे है महाराष्ट्र में, तिरुवनंतपुरम केरल में, कोच्चि केरला में और चंडीगढ़ पंजाब में। जो यूनियन टेरिटरी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर माने जाते हैं आईटी इंडस्ट्रीज़ के लिए। हाउएवर हम देखते हैं कि जो बेंगलुरु है ऑलवेज एज ए यूनिक एडवांटेज है इसका एज ए सिटी विद हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिल एंड टॉप मैनेजमेंट टैलेंट। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है टैलेंटेड लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है यहाँ पर, और इनके पास बहुत बड़े हेक्टेयर्स में इनके पास स्पेस रहता है। स्किल्ड मैनेजर्स यहाँ पर हैं, अच्छा क्लाइमेट यहाँ पर अवेलेबल होता है, जिस कारण से आईटी सेक्टर्स में ये जो गुड़गांव है, तिरुवनंतपुरम है, बेंगलोर है, जहाँ सिलिकॉन वैली के नाम से ही जाना जाता है, क्या है पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।